जितनी तेजी से भारत और नेपाल के संबंध बिगड़ रहे हैं, उतनी तेजी से तो टिकटॉक की रेटिंग्स भी नहीं गिरी थी। हालांकि टिकटॉक रेटिंग्स दोबारा अपने स्थान पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन भारत और नेपाल के रिश्ते इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाले हैं। कम से कम जब तक वहां नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, तब तक तो बिल्कुल नहीं। इन सब की शुरुआत पिछले ही महीने नेपाल के राजनीतिक संकट से हुई थी। नेपाल में अभी की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के सहयोगी कई एमपीज ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद केपी ओली की सरकार गिरने वाली थी और तभी एंट्री हुई वहां की पॉलिटिक्स में चाइना की। चाइना पहले से ही नेपाल से नजदीकियां बढ़ा रहा था, लेकिन असली कामयाबी उसे इसी राजनीतिक संकट के बाद मिली। नेपाल में चाइना की एम्बेसडर हु यांकी ने मई यानी कि पिछले महीने ही नेपाल की राजनीति में आए राजनीतिक संकट को खुद से लीड किया। हु यांकी ने नेपाल के अलग अलग राजनीतिक दलों से मुलाकात की, ओपोजिशन के लोगों से भी बात की और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधानमंत्री केपी ओली के लिए समर्थन जुटाया। नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली अब चाइनीज एम्बेसडर हु यांकी के एहसानों तले दब चुके हैं, क्योंकि चाइनीज एम्बेसडर की वजह से ही केपी ओली की सरकार बची हुई है। हालांकि किसी दूसरे देश के एम्बेसडर का वहां की राजनीति में इतना दखल देना अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में पहली बार देखा गया था। चाइना पहले ही बाकी छोटे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा चुका है और वो अब अगला शिकार नेपाल को बनाने वाला है। भारत नेपाल के रिश्ते नेपाल की पॉलिटिकल लीडरशिप से पहले ही बिगड़ चुके हैं, लेकिन भारत अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करेगा कि जो भारत नेपाल के लोगों का आपस में प्यार है, वो किसी भी जमीनी विवाद से कम ना हो। जानकारों की माने तो जिस तेजी से दोनों देशों के संबंध खराब हो रहे हैं, आने वाले समय में स्थिति भारत पाकिस्तान वाले बॉर्डर जैसी भी हो सकती है। नेपाल ने पिछले कल ही नया नक्शा अपनी संसद में पास किया और साथ में दूसरी तरफ नेपाली बॉर्डर पुलिस ने भारतीय नागरिकों पर गोलाबारी भी की, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई और 4 घायल भी हुए। इसी को देखते हुए आने वाले समय में दोनों देशों की तरफ से कुछ ऐसे कड़े फैसले लिए जा सकते हैं जिसमें नुकसान दोनों ही देशों का होगा। पहला बड़ा फैसला वीजा को लेकर आ सकता है। फिलहाल नेपाल से लाखों लोग रोजी रोटी कमाने और छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए भारत आते हैं, वो भी किसी भी वीजा के बिना। वीजा नियमों में बदलाव के बाद दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे देश में जाने के लिए वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे स्थिति और भी खराब हो सकती है। दूसरा बड़ा बदलाव गोरखा रेजिमेंट्स को लेकर आ सकता है। फिलहाल भारतीय सेना में 20 से 25 हजार एक्टिव नेपाली गोरखा हैं। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि नेपाल अपने देश के गोरखा को वापस बुला सकता है और नए गोरखा सिपाहियों की भारतीय सेना में एंट्री को भी बंद कर सकता है। तीसरा बदलाव व्यापार और अर्थव्यवस्था से संबंधित हो सकता है। फिलहाल भारत ने अपने बाजार और अर्थव्यवस्था को नेपाल के लिए खोल रखा है, जिसमें नेपाल के व्यापारी पूरा फायदा उठाते हैं। बदलते हालातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि दोनों देश एक दूसरे पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी या एक्साइज टैक्स बढ़ा सकते हैं, जिसके बाद दोनों देशों के व्यापारियों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। चौथा बड़ा बदलाव आ सकता है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को लेकर। अगर हालात ज्यादा खराब हुए तो नेपाल अपना समर्थन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चाइना को दे सकता है। नेपाल की सीमाएं बस 2 देशों से लगती हैं, भारत और चाइना से। ऐसे में अगर भारत से रिश्ते खराब हुए तो नेपाल चाइना के ज्यादा करीब हो जाएगा और इसी कड़ी में नेपाल भारत विरोधी नीतियों का भी समर्थन कर सकता है। इसके साथ साथ और भी कई चीजें हैं जो दोनों देशों के बीच बदलेंगी, लेकिन उनके बारे में बात ना ही की जाए तो अच्छा है। भारत नेपाल के रिश्ते 70 साल पुराने हैं। ऐसे में भारत को भी नेपाल को अपने छोटे भाई की तरह समझाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो चाइना की बुरी संगति में ना पड़ सके। आपको क्या लगता है कि क्या भारत को नेपाल पर कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।